नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार एनएस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। आपकी तैयारी साथी वाक़ई में एक अच्छी लेवल की तैयारी होगी। इसी के साथ में आज का जो मॉडल पेपर है ख़ास आपके लिए है। छठा मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर हमने हिंदी के लिए किए थे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं, उसके क्वेश्चन्स हम यहाँ पे करते हैं। आपको इस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएँगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और क्लास में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करना है जो स्वर संधि का अपवाद रूप प्रयुक्त होता है। अपवाद रूप प्रयुक्त होता है। क्या मनवंतर है, अक्षौहिणी है, वागीश है या महर्षि है? तो स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं साथी, उनको हम समझ लेंगे। कौन-कौन से शब्द हैं जो अपवाद रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? जैसे यहाँ पे देखेंगे मनवंतर। मनवंतर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे साथी, जब मनवंतर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनु धन क्या हो जाएगा? मनु धन अंतर। यहाँ पे उ और अ से क्या बनेगा? वह बनेगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी साथी? यण संधि। ये तो कोई अपवाद नहीं है, ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अक्षौहिणी की बात करें तो अक्षौहिणी जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है साथी? अक्ष क्या होता है? अक्ष प्लस उहिड़ी क्या होता है? अक्ष प्लस उहिड़ी होता है। बट यहाँ पे जो छ में अ का मेल उ से होता है तो क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओ न बन के साथी क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। यहाँ पे कौन सी संधि होनी चाहिए थी? यहाँ पे अक्ष प्लस उहिणी ये शुद्ध क्या है? संधि विच्छेद है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी संधि होनी चाहिए थी? गुण संधि होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। अपवाद स्वरूप में औ बनता है। तो यही होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ और एक दो शब्द हैं जैसे प्र प्लस ऊढ़। प्र प्लस ऊढ़ यहाँ पे क्या बनता है साथी? प्रौढ़ बनता है। प्रौढ़ बनता है। ये भी साथी क्या है? ये भी वृद्धि संधि है। इसका भी अपवाद आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्या है? वृद्धि संधि है। इसका भी अपवाद आपको याद रखना है। वागीश की बात करें तो वाक धन ईस। वाक धन क्या हो जाएगा? ईस हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। महर्षि महाधन ऋषि। महर्षि क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। महर्षि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि है साथी? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रौढ़ आ जाए, प्रौढ़ आ जाए, प्र प्लस ऊढ़ आ जाए, ये प्रौढ़ हो गया। और एक आ जाए अक्ष प्लस उहिड़ी। यहाँ पे अ और उ का जब मेल होता है तो ओ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अपवाद स्वरूप में ओ बनता है। और यहाँ पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्श्रृंखल। उत्धन श्रृंखल शब्द का सही पद क्या होगा? तो यहाँ पे उत्श्रृंखल की आपकी वर्तनी बतानी है। क्या है वर्तनी? तो साथ ही इसमें आपकी कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि होगी बनेगी, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसका साथी नियम क्या है कि अगर त या द के बाद, त या द के बाद क्या आ जाए? श आता है। त या द के बाद क्या आता है? श आ जाता है। तो त या द किसमें परिवर्तित हो जाता है? आधे च में। ये किसमें परिवर्तित होता है? आधे च में परिवर्तित होता है। और स आधे छ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? आधे छ में। यह व्यंजन संधि का नियम है। और उसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसकी वर्तनी की बात करें तो इसकी जो सही वर्तनी होगी उत प्लस श्रृंखल। यहाँ पे छ बनेगा तो छ इसमें नहीं है, छ इसमें नहीं, छ इसमें, लेकिन ये वाला छ है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको नियम पता है तो आसानी से आप शब्दों को सही कर सकते हैं। तो उत प्लस श्रृंखल से क्या हो जाएगा? उत्श्रृंखल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। अट्टालिका, कृपा, चोंच, चक्र। तद्भव शब्द संस्कृत का रूपांतरण, वही जो शब्द होते हैं वही तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे क्या होगा? अट्टालिका, कृपा, चोंच या चक्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? अट्टालिका का क्या होता है? अटारी। ये क्या होता है? तद्भव होता है। कृपा, कृपा साथी क्या? कृपा का हो जाएगा कृपा। कृपा बरस रही है प्रभु की। चोंच का क्या हो जाएगा? चंचु। चोंच का क्या हो जाएगा? चंचु हो जाएगा। यहाँ पे चक्र का क्या हो जाएगा? चकवा। चकवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चंचु क्या है? चंचु ये तत्सम शब्द है।
और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चंचू हो गया। तत्सम शब्द में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, ये अक्षर जिस भी वर्ण में अक्षर प्रयोग होते हैं अधिकांशतः वे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? साथी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर्स क्या करते हैं, नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत अधिक सवाल आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कर्मधारय समास का भेद नहीं है? कृताकृत, खाद्यान्न, नीललोहित या देशाटन? क्या है? देशाटन। कृताकृत, कृत और कृत, कृत और आकृत, कृत और आकृत, इसको क्या कहते हैं? किया या बेकिया। किया या बेकिया दोनों शब्द क्या हो? विशेषण हो, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है, तो इसमें भी क्या है? कर्मधारय समास है। खाद्य, खाद्यान्न यानी खाने योग्य जो अन्न होता है, खाने योग्य अन्न को खाद्यान्न कहा जाता है, ये भी क्या है? इसमें भी कर्मधारय समास है। और बात करें नील लोहित, नील लोहित, लोहित का साथी क्या अर्थ होता है? लोहित यानी लाल, और ये क्या दे रखा है? नील, नील यानी नीला। नीला और लाल, नीला और लाल दोनों क्या है? विशेषण है। और जब दोनों विशेषण हो जाए, वहां पे भी क्या होता है? दोनों पद विशेषण हो जाए, दोनों पद विशेष हो जाए, या विशेषण विशेष हो जाए, या विशेष से विशेषण हो जाए, फिर भी इस कंडीशन में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देशाटन, देशाटन यानी देश में आटन, देश में आटन। अब आटन का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? आटन का अर्थ होता है साथी भ्रमण, यानी देश में भ्रमण करना। यहाँ पे में क्या है? एक कारक विभक्ति है, और यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास साथी हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में और पर होता है, आपको पता होना चाहिए। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और वहीं पे समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग का अर्थ विपरीत या उल्टा न होकर अतिशय या अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ? यानी आपको बताना है कि परा से अत्यधिक, अतिशय या अधिक का अर्थ निकले, वही शब्द को आपको यहाँ पे देख लेना है बस। यहाँ पे देखेंगे पराजय, क्या हो जाएगा? पराजय यानी हार। पराजय यानी एक प्रकार से हार होता है, तो यहाँ पे अधिक के लिए परा का प्रयोग नहीं हुआ है। पराभव, पराभव यानी अभाव किसका हो? पराधन अभाव यानी न के बराबर। यहाँ पे भी क्या हुआ है? विपरीत या उल्टा यानी कम के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं हो जाता। लेकिन पराकाष्ठा, उसकी पराकाष्ठा अधिक है। पराकाष्ठा यानी सीमा, एक प्रकार से सीमा जो है बहुत अधिक है। यहाँ पे जो परा का प्रयोग हुआ है वो अधिक यानी अतिशय के रूप में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो परामर्श दिया है साथी एक सलाह के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये एवरेज यानी बीच में रहने वाला है, तो इसका भी न अधिक होगा न ही कम होगा, ये बीच में रहने वाला है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा यानी सीमा से अधिक, क्या हो जाएगा? चरम सीमा, आखिरी सीमा जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विश्लेषण क्या होगा? प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग मूल शब्द के पहले आते हैं। याज्ञवल्क्य, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा साथी? याज्ञ, यज्ञ, वल्क धन ईय प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ईय प्रत्यय से याज्ञवल्क्य का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे इतिहास होता है, इतिहास में इक प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है? जो पहला वाला अक्षर होता है, जैसे इतिहास ई, इसमें परिवर्तित हो जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इतिहास, इतिहास में अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है। ये वाला भी इसमें परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है, तो इक प्रत्यय। उसी प्रकार ई प्रत्यय यहाँ पे जुड़ेगा तो यह का या बन जाएगा। याज्ञवल्क में ई प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण है? आपको यहाँ पे बताना है कर्मधारय समास का कौन सा सही उदाहरण है। चक्रपाणी, चतुर्भुज, नीलोत्पल या राजपुरुष?
राजपुरुष का अर्थ हो जाएगा राजा का पुरुष, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु जी से संबंधित है, यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं हो सकता। ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। चतुर्भुज यानी जिसकी है चार भुजाएं, चतुर्भुज क्या होते हैं, चार भुजाएं, यानी पहला पद अगर संख्यावाची हो जाए तो वहां पे साथी द्विगु समास होता है, द्विगु समास। चौराहा तिराहा, चौराहा तिराहा ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। नीलोत्पल क्या हो जाएगा, नीलोत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल, नीला है जो कमल, नीलोत्पल यानी नीला है जो, उत्पल यानी कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा नीलोत्पल में, साथ ही नीलोत्पल में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं साथी जो प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ ना, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन में ज्यादातर चांस होते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगला है तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी गलत है, आपको ये बताना है। धुआं का धूम, त्योहार का तिथिवार, नेह का स्नेह, छकड़ा का क्या होगा, सकट, छकड़ा का क्या सकट होगा। तो यहाँ पे साथी धुआं का धूम, धूम नहीं होता, धुआं का क्या कह सकते हैं, धूम्र। क्या कहते हैं, धुआं का हम क्या कहेंगे, धुआं का धूम्र, इसका धूम्र होगा। त्योहार का तिथिवार, नेह का स्नेह, छकड़ा का सरकट, ये सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या दिया था, अशुद्ध दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। व्योमकेश और मदनारी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, व्योमकेश और मदनारी निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बता देना है। व्योमकेश और मदनारी फटाफट से बताएंगे सर, फटाफट से चीजों को बताते चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्योमकेश और मदनारी, व्योमकेश और मदनारी का सही हो पर्यायवाची बताना है। क्या इंद्र होगा, कामदेव होगा, शिव होगा या विष्णु होगा। व्योमकेश, व्योमकेश यानी एक प्रकार से व्योम का अर्थ होता है आकाश, और केश का अर्थ हो जाएगा बादल, यानी आकाश रूपी बाल जिसके हों, आकाश रूपी बाल का अर्थ हो जाएगा शिव जी से। क्या हो जाएगा, शिव जी से, शिव जी से आकाश रूपी क्या हो जाएंगे, जटाओं वाले, केश यानी बाल, जटाओं वाले कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। मदनारी, मद यानी कामदेव, मद यानी साथी क्या होता है, कामदेव, मद यानी कामदेव, और यहाँ पे अरि का अर्थ हो जाएगा शत्रु, मदन धन अरि, मदन धन अरि, मदन यानी कामदेव, अरि यानी शत्रु, जो कामदेव के शत्रु हैं यानी कौन है, शिव जी, कामदेव के शत्रु यानी शिव जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्योमकेश यानी जटाएं जिसकी किस प्रकार हैं, आकाश के जैसी हैं, किसके जैसी हैं, आकाश रूपी जटाएं हैं। मदनारी यानी शिव, मदन यानी कामदेव की जो क्या है, शत्रु है, अरि यानी शत्रु, कामदेव यानी मदन यानी कामदेव, कामदेव के शत्रु कौन है साथी, अरि यानी शत्रु, तो कामदेव के शत्रु कौन है, शिव जी, कामदेव, काम। तो मदनारी व्योमकेश ये शिव के पर्यायवाची हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जटाधर के नाम से भी जानते हैं, जटाधर, क्या कहते हैं, जटाधर, जटाधर कहते हैं। इसके अलावा कुछ और पर्यायवाची शब्द जैसे लिख लेते हैं, जटाधर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, गंगाधर, गंगाधर, नीलकंठ, रुद्र जिसे कहते हैं रुद्र, और विषधर भी कहते हैं, जिनके गले में विष रहती है इसे विषधर भी कह देते हैं, त्रिनेत्र भी कह देते हैं, 3 नेत्र हैं जिनके। इंद्र की बात करें तो इंद्र के कुछ पर्यायवाची शब्द जैसे लिख लेंगे, इंद्र के सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, सचिपति, विड़ौजा, सचिपति, विड़ौजा, ये सब क्या है, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद बात करते हैं कामदेव की, तो कामदेव की जो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हम लिख लेंगे। कामदेव के पर्यायवाची शब्द, कामदेव के पर्यायवाची शब्द में साथी क्या लिख सकते हैं, पंचशर, क्या लिख सकते हैं, पंचशर, मार, मनसिज, मनसिज, मनसिज यानी एक प्रकार से मन में जो उत्पन्न होता है, मनसिज, सिज यानी उत्पन्न, मन में उत्पन्न, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। विष्णु जी के पर्यायवाची जैसे नारायण हो गए, नारायण, हरि हो गए साथी, नारायण, हरि, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन,
किन्हीं विशिष्ट कारणों से अतिरिक्त किसी विशिष्ट कारणों के से आंतरिक रूप से दुखी होने का भाव के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? क्या शोक होगा, अनुताप, ग्लानि या समताप? किसी विशिष्ट कारण से आंतरिक रूप यानी साथ ही हृदय की जो पीड़ा होती है या मानसिक पीड़ा या हृदय की पीड़ा को हम क्या कह सकते हैं? समताप कहते हैं। समताप क्या कहते हैं? समताप। ग्लानि होती है जब आप कोई गलत कार्य कर देते हैं तो उसमें अरे यार अफसोस होता है, उसको ग्लानि कहते हैं। शोक क्या होता है? किसी विशिष्ट कारण से नहीं होता है, जैसे कुछ घटना घट गई उसके कारण आपके अंदर जो शोक होता है, वहां पे तो शोक जो दुख प्रकट होता है उसको हम क्या क्या नाम देते हैं? शोक नाम देते हैं। विशिष्ट कारण की वजह से या क्या होता है? वो समताप होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन साथी मेरे कौन सा है? च की बात करें तो च वर्ग के सभी व्यंजन, च वर्ग के च वर्ग के सभी व्यंजन, इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, य और श। छोटी ई, बड़ी ई, य और श, इसका उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य। क वर्ग के सभी व्यंजन अ आ है विसर्ग, इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। इसके बाद मूर्धन्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्धन्य से होता है ट वर्ग के सभी व्यंजन का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो मूर्धन्य से होता है ट वर्ग के सभी व्यंजन, इसके अलावा री से ऋषि, र, श, उच्छिद व्यंजन का अढ और अढ दोनों भी क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? साथ ही ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान किससे होता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। घृणा शब्द का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक होगा, विभत्स होगा, करुण होगा या अद्भुत होगा? घृणा या जुगुप्सा जिसे कहते हैं, यह साथी विभत्स रस का स्थायी भाव है। किसका है? घृणा या जुगुप्सा जो भी कहते हैं, तो विभत्स रस का स्थायी भाव है। भयानक का हो जाएगा भय, करुण का साथी क्या होता है? शोक, अद्भुत का क्या कह सकते हैं? विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रोता शब्द के लिए उपयुक्त सर्वनाम भेद बताना है। श्रोता शब्द के लिए सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद सर्वनाम के होते हैं, जिसमें साथी होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष साथी यानी वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, बोलने वाला। जैसे मैं और हम, मैं और हम, ये वक्ता हो गया। मध्यम पुरुष साथी ये श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्रोता के लिए। जैसे तू, तू, तुम, साथी क्या हो गया? तू और तुम, तू और तुम। अन्य के लिए क्या होता है साथी? अन्य के लिए किसी तीसरे अन्य के बारे में, अन्य व्यक्ति, अन्य तीसरा कोई व्यक्ति। जैसे वह, वे, वह, वे आदि, ये सब क्या हो गए? अन्य हो गए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष यानी श्रोता के लिए जो प्रयुक्त होता है, श्रोता के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14, तब तक थोड़ा सा भाई क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे तब तक। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई क्या कह रहा है। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते, सर्वनाम का कौन सा भेद है? वाक्य में काल के किस, सर्वनाम मैंने बोल दिया, वाक्य के किस काल का भेद के अंतर्गत आता है? यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यानी कहीं ना कहीं कार्य बीत गया है तो भूतकाल होगा। और भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 6। वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। आसन्न भूतकाल साथी क्या होता है? क्रिया अभी अभी समाप्त हो, क्या हो? क्रिया अभी तुरंत, अभी तुरंत जस्ट समाप्त, अभी अभी समाप्त हो, वहां पे क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैं एक वाक्य, वह आया है, जैसे वह आया है यानी क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ है।
संदिग्ध भूतकाल क्या होता है साथी? क्रिया के होने में संदेह होता है, जैसे शायद, जैसे वह गया हो, वह गया हो, वाक्य अंत में होगा, होगी, होंगे, वह गया होगा, वह खाया होगा, वह सोया होगा, ये सब क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। हेतु हेतुमत भूतकाल, पहले तो क्रिया भूतकाल में होनी चाहिए, उसके बाद एक क्रिया दूसरे क्रिया पे क्या होती है? निर्भर होती है। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया भूतकाल में जारी रहती है, भूतकाल में जारी रहती है, जैसे वह जा रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण भूतकाल के अंत में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? शायद आज शाम को वर्षा हो, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रकट हो रहा है? शायद क्या हो? शायद आज शाम को वर्षा हो, इस वाक्य में साथी कौन सा वाच्य प्रकट हो रहा है? बताएं। संदेह, आज्ञा की बात क्या यहाँ पे की जा रही है? आज्ञा। वाक्य में किसी को जब आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, तो वहां पे आज्ञावाचक वाक्य होता है, जैसे तुम घर जाओ, तुम क्लास ले लो, तुम क्लास को शेयर कर दो, ये क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। संकेतवाचक क्या होता है? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक। एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पे निर्भर हो जाए, एक क्रिया का होना जैसे दूसरी क्रिया पे निर्भर हो जाए, वही संकेतवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक, ऑप्शन 3 देखेंगे साथी, ऑप्शन 3 देखेंगे। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? वाक्य में आश्चर्य, शोक के जो भाव प्रकट होने वाले जो शब्द होते हैं, जिससे प्रकट होने की पता चलता है, वही विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जैसे घृणा का भाव हो गए, अरे छी छी, ये सब क्या हो गए? विस्मयवाचक हो गए। क्या हो गए? विस्मयवाचक। संदेहवाचक क्या होता है? संदेहवाचक किसी कार्य के होने में संदेह हो, किसी के कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, वहां पे क्या होता है? संदेहवाचक होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, ये क्या होगी? शायद आज वर्षा हो, शायद आज शाम को वर्षा हो, ये सब क्या है? सब संदेहवाचक वाच्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएंगे। अक्सर जो चीजें होती हैं रिलेटेड उसी से होती हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग आपको समझना पड़ता है, बस ज्यादा चीजें टफ नहीं है। अंधेरी नगरी नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश? ऑप्शन नंबर ए है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए है क्या? ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर डी महादेवी मोहन राकेश। जयशंकर प्रसाद, अगर अधूरा उपन्यास पूछा जाए तो क्या है? इरावती। इरावती किसका? इरावती। इनका साथी कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इनका इरावती कैसा था? अधूरा है। अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अंधेरी नगरी ये साथी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा भारत दुर्दशा अगर आपसे पूछा जाए, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा या सत्य हरिश्चंद्र या नील देवी पूछा जाए, नील देवी पूछा जाए, ये सब क्या है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये भी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। राम कुमार वर्मा का प्रसिद्ध रचना जो है दीपदान हो गया, दीपदान हो गया साथ ही रेशमी टाई, रेशमी टाई, रेशमी टाई के अलावा पृथ्वीराज की आंखें प्रसिद्ध रचना है, पृथ्वीराज की आंखें, सप्त किरण, ये क्या है? प्रसिद्ध रचना है। मोहन राकेश की रचना है साथी आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सब क्या है? इनके रचनाएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हर्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा? हर्ष यानी एक प्रकार से खुशी, प्रसन्नता, उसका विलोम हो जाएगा विषाद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विषाद। दुख का क्या हो जाएगा साथी? सुख विलोम हो जाएगा। पीड़ा एक प्रकार से क्या होता है? कष्ट होता है। तो कष्ट जब होता है तो क्या चाहिए? आनंद चाहिए या सुख चाहिए? क्या चाहिए? आनंद। आनंद इसका विलोम हो जाएगा। कष्ट भी क्या है? एक प्रकार से पीड़ा है, तो क्या मिलना चाहिए? आराम मिलना चाहिए। कष्ट से क्या मिलना चाहिए? आराम। तो आराम इसका विलोम हो जाएगा या सुख भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी का चयन? शुश्रूषा,
शुश्रूषा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? चयन आपको बताना है साथी। यहाँ पे लिख रहा हूं अंतर्धान, क्या ये वर्तनी शुद्ध है? आपके सामने लिख रहा हूं अहल्या, द्वारका, क्या हो गया? द्वारका हो गया। उसके बाद हो गया अनधिकार, क्या हो गया? अनधिकार। आपको बताना है इन चारों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? सभी की शुद्ध है या सभी की गलत है, या दो की शुद्ध है या तीन की शुद्ध है, किसकी शुद्ध है? फटाफट से बताओ। वो तेरी, सारे तो डिलीट हो गया, फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। अंतर्धान, अंतर्धान, अहल्या, अहल्या, द्वारका, द्वारका हो गया। इसके अलावा एक मैंने और क्या लिखा था? एक और मैंने क्या लिखा था? अनधिकार लिखा था, अनधिकार लिखा था। चारों की बताना है कौन सी वर्तनी किसकी किसकी शुद्ध है। सुश्रूषा, सु पे छोटे उ, श्रूषा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्ध्यान की वर्तनी साथी शुद्ध है अहल्या। अहल्या की वर्तनी क्या शुद्ध है? अहल्या में, और अहल्या की वर्तनी द्वारका की। अनधिकार, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, अनधिकार होता है। अहिल्या शब्द गलत होता है, अहल्या शब्द होता है। द्वारिका नहीं होना चाहिए, द्वारका होना चाहिए। और अंतर्धान आप देख लेंगे, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि अंतर्धान की वर्तनी क्या शुद्ध कौन सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए, इसका मतलब हो जाएगा कि अत्यंत कंजूस होना। क्या होना? अत्यंत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बंदूक एक उपयोगी, उपयोगी क्या है? अस्त्र है साथी। अस्त्र क्या होते हैं? फेंक के जो चलाया जाता है, और शस्त्र जो होते हैं हाथ में रख के चलाया जाता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से बंदूक को क्या माना जाता है? अस्त्र माना जाता है। बट ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है साथी? नहीं, अनेक होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साहित्य जीवन का अभिन्न संबंध है। एक, वह एक विदुषी महिला है, विद्वान का विदुषी महिला है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। राधा ने चोर को देखा, इस वाक्य में को किस कारक विभक्ति को दर्शाता है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या संबंध? कर्ता की पहचान ने होती है, कार्य करने वाला होता है। इसकी पहचान के लिए ने शब्द का प्रयोग होता है, ने कारक चिन्ह। कर्म का क्या होता है? को होता है। क्रिया का फल जिस पे पड़े, क्रिया क्या है? देखने का। किसे देखने का? चोर को देखने का। तो चोर को देखने का यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है साथी को का अर्थ के लिए। किसी को कुछ देने या कार्य करने के भाव में जिसका प्रयोग होता है वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और संबंध कारक का होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब क्या है? संबंध कारक है। जैसे राहुल की किताब, की यानी राहुल और किताब के बीच में की जो शब्द लगा है वो क्या बता रहे हैं? दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बता रहे हैं, तो वहां पे संबंध कारक हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यह मेरी पुस्तक है, यह किस प्रकार का विशेषण या सर्वनाम है? किस प्रकार का विशेषण या सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 22। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक या संबंध? क्या ये संबंध बता रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो और सो। क्या गुण है कोई? अच्छा, बुरा, खराब, ये सब क्या गुण है? तो नहीं है। अनिश्चय, कोई, कुछ, कोई और कुछ की बात की जा रही है, अनिश्चित वस्तु की बात नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। यह और वह, यह और वह, जो निश्चित वस्तु का व्यक्ति का बोध कराए वही निश्चयवाचक होता है। यह और वह क्या है? निश्चित चीज का बोध कराते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। शब्दों की संख्या कुल कितनी होती है? 11। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। अचरज, अंधकार, आंख और ईट। ईट का तत्सम क्या होगा साथी? स्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टिका हो जाएगा। आंख का क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। हमने आपको बताया कि साथी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 6 तरह ज्ञ वो क्या होते हैं? अधिकांशतः तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आप अक्षी में देख सकते हैं। अंधकार, अंधकार कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अचरज, ये भी क्या है? तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। अचरज का हो जाएगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। ये क्या होगा साथी? अचरज क्या है? अचरज कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, आश्चर्य हो जाएगा इसका तत्सम।
क्या हो जाएगा? तत्सम। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। 10 पद निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? 10 पद यानी 10 पैर हैं जिसके। अगर आपको पता होगा कि किसके 10 पैर हैं तो आप राइट आंसर दे सकते हो, नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते। तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा? तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा? साथ ही तितली के कुल कितने पैर होते हैं? तितली के 6 पैर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? 6 पैर वाला होता है तितली, जिसे हम क्या कहते हैं? चित्र पतंग। इसे चित्र पतंग का आकार का होता है, इसलिए चित्र पतंग का कहते हैं। इसे शलभ भी कहते हैं, शलभ, शलभ भी कहते हैं, तितली को कहते हैं। भौरा भी क्या होता है? 6 पैर वाला होता है, लेकिन भौरा को क्या कहते हैं? षटपद। षटपद किसे कहते हैं? भौरा को कहते हैं, न कि तितली को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। भौरा को और क्या कहते हैं? भ्रमर, अली, मधुप, मधुकर, ये सब क्या है? भ्रमर। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? साथ ही 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अष्टपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टपाद कहते हैं। और क्या कहते हैं? मरकटा कहते हैं, लूता कहते हैं, मरकटक कहते हैं, मरकटक और लूता कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 10 पैर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 10 पद कहते हैं। और क्या कहते हैं? कर्क, कर्क कहते हैं, करकट कहते हैं, करकट, कुकुल कहते हैं। तो राइट आंसर देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। मोहन नहाकर दफ्तर गया, इस वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है? मोहन नहाकर दफ्तर गया, यह किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। आंसर देने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मोहन नहाकर दफ्तर गया। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो साथ ही जहां पे भी कर प्रत्यय का प्रयोग होकर, नहाकर, खाकर, बैठकर, सोकर, पहले एक क्रिया समाप्त हो उसके बाद दूसरी क्रिया हो और क्या हो? कर प्रत्यय लगा हो, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तो वहां पे बताएंगे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो? प्रारंभ हो, और वहां पे कर प्रत्यय का लगा हो। नहाकर, खाकर, बैठकर, सोकर, ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। प्रेरणार्थक कार्य स्वयं न कर दूसरों को कर लिए से विजय ने जैसे हो जाए से कि माँ ने नौकर से पोछा लगवाया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। शिक्षक ने बच्चों से साफ सफाई करवाई, यानी कार्य खुद न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। संयुक्त क्रिया, दो क्रिया पदों का इस्तेमाल हो, वहां पे संयुक्त क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? वहां पे संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे वह खाना खा चुका था, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। एक खा एक चुकना, दो संयुक्त क्रिया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़ने से बनती हैं, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? बतियाना, लतियाना, ये सब क्या है? लठियाना, ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयुक्त होती हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आदि गगरी यानी छलकत, यानी एक प्रकार से कम ज्ञान होने पे व्यक्ति क्या करता है? बहुत दिखावा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अपभ्रंश भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। साथ ही अपभ्रंश भाषा का क्रम एक बार जान लेते हैं, किस भाषा का विकास कैसे कैसे क्रम से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो सबसे जो प्राचीन भाषा पूछा जाए तो कौन होगी? सबसे प्राचीन भाषा है हमारी संस्कृत। क्या है? हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली आता है। पाली भाषा के बाद आता है प्राकृत। क्या आता है? प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आता है साथी? अपभ्रंश आता है। क्या आता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भाषा आता है। कौन सी भाषा आती है? अवहट्ट। अवहट्ट के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हिंदी का विकास का क्रम कुछ इस प्रकार से है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? प्राकृत से हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और आधुनिक पूछा जाए तो हिंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है?
क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? क्रिया क्या होते हैं? कार्य करने का जिस प्रकार से बोध हो, जैसे क्रिया क्या होता है? कार्य करने का फल, जो कार्य करे जिससे कार्य का पता चले, एक प्रकार से ऐसे समझिए जिससे कार्य का पता, जैसे मोहन सोता है तो पता क्या चल रहा है, कार्य में क्या हो रहा है, सोने का कार्य, तो वहां पे वही सोना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे क्रिया। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे मोहन कैसा है, सुंदर है, मोहन कैसा है, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, ये सब क्या है, विशेषण है। विशेषण के बाद एक संज्ञा शब्द लिख सकते हैं, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर फूल, पीला कपड़ा। क्रिया विशेषण क्या होते हैं साथी, तो क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, क्रिया क्या है, चलना, चलना कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। धीरे धीरे कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को रोकते हैं। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं, शब्दों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। यहाँ पे वह जो प्रयोग हुआ है वह क्या है साथी, ये सर्वनाम शब्द है, वह क्या है यहाँ पे, सर्वनाम शब्द है। चलना क्या है, ये क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है, समास कौन सा है आपको बताना है। द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने चाहिए, जैसे अन्न और जल, माता और पिता, दाल और रोटी, ये क्या हो जाएंगे, जैसे अन्न और जल, अन्न और जल, दाल और रोटी, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है, उत्तर पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा का कुमार, राजकुमार हो जाएगा यहाँ पे। बहुव्रीहि समास में साथ ही कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है, जैसे लंबोदर, दशानन, वीणापाणी, पंचानन, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। अक्सर जो प्राय भगवान जी के जो सारे नाम होते हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। द्विगु समास यानी पहला पद संख्यावाची पंच से यानी 5, पंच से क्या है, यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, पंच यानी 5। वटी यानी वृक्षों का समूह, 5 वटी यानी 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी। पहला पद संख्यावाची, जैसे तिराहा, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। पहला पद संख्यावाची होना अनिवार्य है। वही अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद उपसर्ग अव्यय होना चाहिए, और जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अनल और अनिल, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो अनल है, अनल जो पहले वाले अनल का अर्थ क्या होता है और दूसरे वाले अनिल का क्या अर्थ होता है। अक्सर ये साथी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ प्रकार से शब्द हैं, जैसे दिन हो गया, एक प्रकार से दिन होता है, एक प्रकार का दीन होता है, आपको इसका भी बताना है। एक प्रकार से होता है कुल, एक प्रकार का होता है कूल, बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। इस दिन का अर्थ क्या होता है, जिसपे छोटी ई का है तो दिवस, और इस दिन का अर्थ क्या होता है साथी, गरीब, बेसहारा, बेसहारा या गरीब, असहाय। इस कुल का अर्थ क्या होता है, वंश या सब, और इस कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा या तट, किनारा या तट होता है। तो उसी प्रकार अनल, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा, और इसका आग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हवा और आग, हवा और आग राइट आंसर हो जाएगा। अनिल यानी हवा, अनिल यानी हवा, नील, नील यानी हवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31 से 35 तक गद्यांश दिए हुए हैं, आपको गद्यांश को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन को सही सही करना है। तो पढ़ेंगे, साहित्य क्या है साथी, समाज का दर्पण है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध और उन्नत होगा वह समाज उतना ही क्या होगा, सभ्य होगा और सुसंस्कृत माना जाता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर क्या करता है, प्रहार करता है और नई दिशा दिखाता है। इसलिए साहित्य की अपेक्षा करने वाला समाज कभी भी क्या होता है, प्रगति नहीं कर पाता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, राइट आंसर क्या होगा। साहित्य को समाज का क्या माना गया है, साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है, पहले ही ऑप्शन में, पहले ही लाइन में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है। अगला है, उन्नत समाज की पहचान क्या है। उन्नत समाज की पहचान देखेंगे, उन्नत समाज की पहचान क्या होता है, उन्नत समाज की पहचान, जिस समाज में साहित्य जितना समृद्ध होगा और उन्नत होगा वह समाज उतना ही क्या होगा, सभ्य और क्या होगा, सुसंस्कृत होगा। यानी साहित्य जितना समृद्ध होगा समाज उतना ही उन्नत होगा। तो
आप देखेंगे समृद्ध साहित्य की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, साहित्य जितना समृद्ध होगा उतना ही समाज क्या होगा, उन्नत होगा। अगला क्वेश्चन, साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार का प्रहार प्रहार करता है? साहित्यकार अपनी रचनाओं में जो समाज की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर प्रहार करता है। ऑप्शन नंबर ए। हमने पढ़ा कि समाज की जो कुरीतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, साहित्यकार अपनी रचनाओं में क्या करता है, उस पर प्रहार करता है। अगला है, कौन सा समाज कभी प्रगति नहीं करता है? जो क्या करता है, साहित्य की उपेक्षा करता है। क्या जो अनपढ़ होता है, जो गरीब होता है, जो रूढ़िवादी होता है? नहीं, जो साहित्य की उपेक्षा करता है वही क्या होता है, समाज प्रगति नहीं करता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, समृद्ध शब्द में कौन सा मूल शब्द या व्याकरणिक कोटि है? यहाँ पे बताना व्याकरणिक कोटि यानी व्याकरण का कौन सा प्रकार है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है। समृद्ध, किसी चीज में समृद्धि पाना, वो चाहे व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है। यानी समृद्ध एक प्रकार से क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समृद्ध व्यक्ति की बात की जाएगी तो व्यक्ति इसके बाद हम लिख सकते हैं। विशेषण के बाद एक संज्ञा शब्द लगाया जा सकता है, और यहाँ पे समृद्ध के बाद हमने व्यक्ति एक संज्ञा शब्द लगा दिया तो सटीक सही अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे विशेषण हो जाएगा। न यह संज्ञा है, न ही सर्वनाम है, न ही क्या है, क्रिया है। क्रिया में लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए, मूल शब्द में ना प्रत्यय लगा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। एक जो लास्ट वाला छठा भेद होता है जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ ही कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं। क्या होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं। उत्तम यानी वक्ता के लिए, वक्ता या लेखक के लिए, वक्ता या लेखक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं और हम, प्लस कारक विभक्ति भी इसमें आ जाएंगे, प्लस कारक विभक्ति। जैसे मैं से हो जाएगा मेरा, मुझको, मुझसे, ये सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सब उत्तम पुरुष में। यानी वक्ता, वक्ता के बारे में जब बात क्या होगी, वक्ता के बारे में या लेखक के बारे में जब बात होगी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्यम पुरुष क्या होता है साथी, या श्रोता यानी पाठक, श्रोता यानी जो सुनने वाला या पाठक के बारे में बात होगी तो वहां पर मध्यम हो जाएगा। जिसके बारे में तू और तुम, इसमें जो शब्द आते हैं तू और तुम प्लस कारक विभक्ति आता है, कारक जैसे तुमने, तुमसे, तुमको, तुम्हारा, ये सब क्या हो जाएंगे, कारक विभक्ति के साथ, ये सब मध्यम पुरुष। अन्य किसी के बारे में बात होगी, तीसरे अन्य के बारे में, तीसरे अन्य के बारे में, जैसे वह, वे प्लस कारक विभक्ति, वह, वे प्लस कारक विभक्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के, जग अपनों कर ले। यह प्रसिद्ध पंक्ति साथी में लोकोक्ति का मुख्य संदेश क्या है, ये आपको बताना है। पंक्ति को यह किस आधार पर है? कबीरदास। धन हरे कोयल काको, कौवा को धन नहीं देता है, वाणी एक ऐसी चीज है, कोयल काको, कोयल किसी को होती है नहीं, लेकिन जो वाणी होती है उस सारा वो क्या होता है, कौवे से अधिक क्या मानी, अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि मीठे वचन सुनाए के, अगर आप मीठे वचन सुनाते हैं तो जग को अपना भी कर सकते हैं। यानी मधुर की वाणी का प्रभाव इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मीठी वाणी के बारे में, प्रभाव के बारे में इस पंक्ति में कहा गया है। यह पंक्ति किसकी है, कबीर दास जी की है। किसकी है, कबीर दास जी की है। ये आपको याद रखना है, कबीर दास जी की दो ही है। समझ में आया? इसके बाद साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्लासेस, पोल्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ये हमारी छठी क्लास थी। बताएंगे क्लास कैसी लगी और अपने स्कोर जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बस आखिरी कुछ ही दिन बचे हैं, लगा दीजिए जोर और जान। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।